नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपकी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तथा यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक आयरन में कोयल से बेस प्लेट में हीट ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से के माध्यम से होता है। आपको बताना है एक इलेक्ट्रिक आयरन में कोयल में बेस प्लेट में हीट होता है, वो ट्रांसफार्मर किसके माध्यम से होता है। ऑप्शन ए विकिरण के माध्यम से होता है, ऑप्शन बी धारिता के माध्यम से होता है, ऑप्शन सी संवहन के माध्यम से होता है, ऑप्शन डी चालन के माध्यम से होता है। तो आपको बताना है जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है इसकी कॉइल में बेस प्लेट में हीट ट्रांसफार्मर किसके माध्यम से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चालन। इसमें ऊष्मा का ट्रांसफार्मर जो कि चालन के माध्यम से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक स्त्री या इलेक्ट्रिक आयरन के कुंडली में तली की प्लेट तक ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि के द्वारा होता है। इलेक्ट्रिक आयरन या विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक आयरन या विद्युत स्त्री होती है वह जो कि ऊष्मीय प्रभाव पर धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें तापक के रूप में नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है इसमें तापक के रूप में किस तार का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन की तली लोहे की बनी होती है। आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक आयरन होता है इसकी तली किसकी बनी होती है, यह लोहे की बनी होती है तथा जिसकी बाहरी सतह पर किसकी पॉलिश होती है, इस पर क्रोमियम की पॉलिश होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इलेक्ट्रिक आयरन की तली होती है वह बाहर से किसकी पॉलिश होती है, वह क्रोमियम की पॉलिश की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीमा संयोजन के लिए विद्युत ऊर्जा को टैप करने के लिए ओवरहेड लाइनों में उपयोग किए जा सकने वाले जोड़ का प्रकार बताइए। आपको बताना है ये चित्र दिया गया है ये किस प्रकार का जोड़ है। ऑप्शन ए स्कारफट जोड़, ऑप्शन बी ब्रिटानिया जोड़, ऑप्शन सी रेड टेल जोड़, ऑप्शन डी टी जोड़। आपको बताना है यह कौन सा जोड़ होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रेड टेल जोड़। यह जो चित्र दिया गया है यह रेड टेल जोड़ है। आपको ध्यान रखना है जो इस प्रकार का जोड़ किया जाता है इनमें तारों के सिरों अथवा केबल के चालकों को आपस में ऐड कर उनके समापक सिरों को जोड़कर जोड़ की ओर मोड़ दिया जाता है। इस प्रकार का जोड़ ओवरहेड लाइन में खंभे के ऊपर स्थापित इंसुलेटर पर लगाया जाता है। आपको ध्यान रखना है जो इस प्रकार का जोड़ दिया गया था यह जोड़ ओवरहेड लाइन में खंभे के ऊपर स्थापित इंसुलेटर पर लगाया जाता है तथा लाइन के मध्य में लगाया नहीं जाता है। इस पर पिकटेल जोड़ या ऐठा हुआ जोड़ के नाम से भी जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है इसे पिकटेल जोड़ या ऐठा हुआ जोड़ के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोल्डरिंग के लिए अनुशंसित संरचना है। आपको बताना है सोल्डरिंग के लिए अनुशंसित संरचना क्या है। ऑप्शन ए बट जोड़, ऑप्शन बी स्कार्फ जोड़, ऑप्शन सी वेब जोड़, ऑप्शन डी लैप जोड़। तो आपको बताना है सोल्डरिंग के लिए अनुशंसित संरचना कौन सी होती है। तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लैप जोड़। लैप जोड़ जो कि सोल्डरिंग के लिए एक अनुशंसित संरचना मानी जाती है। इस विधि के द्वारा जोड़ी जाने वाली प्लेट एक दूसरे पर रखी हुई अवस्था में सोल्डरिंग की जाती है। आपको ध्यान रखना है इस विधि द्वारा जोड़ी जाने वाली प्लेटें एक दूसरे के ऊपर रखी जाती है तथा सोल्डरिंग की जाती है। इस जोड़ों पर ओवरलैप के कारण इसमें ओवरलैप होता है जिसके कारण काफ़ी पदार्थ बेकार चला जाता है तथा जोड़ देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। इस कारण यह अधिक प्रचलित नहीं है। आपको ध्यान रखना है यह जोड़ ज़्यादा प्रचलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडलियों को हमेशा बंद रखा जाता है। आपको बताना होगा कौन सा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें द्वितीयक कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है। पहला ऑप्शन है धारा ट्रांसफार्मर, बी ऑप्शन है शक्ति ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है विभव ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी है डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण ट्रांसफार्मर। तो आपको बताना होगा कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसमें द्वितीयक कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा ट्रांसफार्मर। धारा ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है। धारा ट्रांसफार्मर में एक ही कुंडली का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, एक ही कुंडली का प्रयोग किया जाता है। धारा ट्रांसफार्मर क्या होता है, धारा ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है। क्यों बंद रखा जाता है, करंट ट्रांसफार्मर के द्वितीयक पक्ष में कोर संतृप्त और हाई इंडक्टेड ईएमएफ को खत्म करने के लिए इसे हमेशा बंद रखते हैं। आपको ध्यान रखना है धारा ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली को हमेशा बंद क्यों रखते हैं, क्योंकि द्वितीयक पक्ष में कोर संतृप्ति और हाई इंडक्टेड ईएमएफ को खत्म करने के लिए इसे हम बंद रखते हैं। धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है, उच्च धारा को मापने के लिए। धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च धारा को मापने के लिए किया जाता है। धारा ट्रांसफार्मर को उस लाइन के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जिस लाइन की धारा ज्ञात करनी होती है। यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। आपको ध्यान रखना है धारा ट्रांसफार्मर क्या होता है, यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें प्राथमिक कुंडली में बहुत कम फेरे होते हैं तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। और यदि आपको ध्यान रखना है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है तो उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक श्रृंखला लैंप परिपथ में प्रत्येक बल्ब 2 वोल्ट के लेन निर्धारित है और 110 वोल्ट ऐसी लाइन पर चलने के लिए श्रृंखला में जुड़े बल्बों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान रखना है श्रेणी क्रम में बल्ब जुड़े हुए हैं तो वो बल्बों की संख्या कितनी होगी। तो आपको ध्यान रखना है प्रत्येक बल्ब पर वोल्टेज कितना है,
2 वोल्टेज। और टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल एसी वोल्टेज है, आपको ध्यान रखना है 110 वोल्टेज। तो आपको बल्बों की संख्या ज्ञात करनी है, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो आपको बल्बों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज 110 वोल्ट है तथा प्रत्येक बल्ब पर 2 वोल्टेज है, तो इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 55। तो इसमें बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी, 55 बल्बों की संख्या हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चार्ज करते समय लेड एसिड इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, आपको बताना है। चार्ज करते समय लेड एसिड इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए, यह घट जाता है, ऑप्शन बी, यह बढ़ जाता है, ऑप्शन सी, वही रहता है, ऑप्शन सी, यह वाष्पित हो जाता है। तो आपको बताना है चार्ज करते समय लेड एसिड इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट इंक्रीजेज, यह बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेल को चार्ज करते समय क्या क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व का मान बढ़ जाता है तथा वैद्युतिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आपको ध्यान रखना है, वैद्युतिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व भी बढ़ जाता है तथा सेल का विद्युत वाहक बल भी बढ़ जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के कंडक्ट पाइप का उपयोग औद्योगिक वायरिंग में किया जाता है। आपको बताना है किस प्रकार के कंडक्ट पाइप का उपयोग औद्योगिक वायरिंग में किया जाता है। ऑप्शन ए, पीवीसी कंडक्ट पाइप का, ऑप्शन बी, एसएस कंडक्ट पाइप का, ऑप्शन सी, एमएस पाइप का, ऑप्शन डी, दस्तीकृत दृढ़ कंडक्ट पाइप का। तो आपको बताना है औद्योगिक वायरिंग में किस कंडक्ट पाइप का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैल्वेनाइज्ड डाइड कंडक्ट पाइप या दस्तीकृत दृढ़ कंडक्ट पाइप का प्रयोग औद्योगिक वायरिंग में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है औद्योगिक वायरिंग में कंडक्ट पाइप के रूप में गैल्वेनाइज्ड रिज्ड कंडक्ट पाइप का उपयोग किया जाता है। यह हैवी वेट जस्ती स्टील का बना होता है। आपको ध्यान रखना है यह किसका बना होता है, हैवी वेट जस्ती स्टील का जस्तीकृत बनाया जाता है और थ्रेडेड फिटिंग के साथ स्थापित किया जाता है। गैल्वेनाइज्ड रिज्ड कंडक्ट पाइप का उपयोग आमतौर पर क्षति से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। आपको ध्यान रखना है गैल्वेनाइज्ड रिज्ड कंडक्ट पाइप का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, आमतौर पर क्षति से सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह 10 से 20 फीट लंबाई में उपलब्ध होते हैं। आपको ध्यान रखना है इनकी लंबाई कितनी होती है, 10 से 20 फीट लंबाई में ये उपलब्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि आभासी शक्ति सक्रिय शक्ति के बराबर पाई जाती है तो प्रणाली शक्ति गुणक क्या होगा। आपको बताना है यदि आभासी शक्ति सक्रिय शक्ति के बराबर पाई जाती है तो प्रणाली का शक्ति गुणक क्या होगा। ऑप्शन ए 1.2, ऑप्शन बी 0.9, ऑप्शन सी 0.8, ऑप्शन डी 1। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1। इसके प्रणाली का शक्ति गुणक का मान 1 होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है आभासी शक्ति बराबर क्या दे रखा है, सक्रिय शक्ति या वास्तविक शक्ति मान दे रखा है। आभासी शक्ति का मान सक्रिय शक्ति या वास्तविक शक्ति के बराबर दे रखा है। तो शक्ति गुणक का सूत्र क्या होता है, वास्तविक शक्ति अपॉन आभासी शक्ति। तो वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा, शक्ति गुणक बराबर 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 फेज के लिए संतुलित एवं असंतुलित दोनों तरह के विद्युत मापन के लिए कम से कम कितने वाट मीटर की आवश्यकता होती है। आपको बताना है 3 फेज के लिए संतुलित और असंतुलित दोनों तरह के विद्युत मापन के लिए कम से कम कितने वाट मीटर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2, कम से कम 2 वाट मीटर की आवश्यकता होती है। आपको ध्यान रखना है 3 फेज के लिए संतुलित एवं असंतुलित दोनों तरह के विद्युत मापन के लिए कम से कम 2 वाट मीटर की आवश्यकता होती है। 3 वाट मीटर विधि का उपयोग केवल 3 फेज 4 तार प्रणाली में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है 3 वाट मीटर विधि का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, 3 फेज 4 तार प्रणाली में 3 वाट मीटर विधि का उपयोग किया जाता है। 3 वाट मीटर विधि द्वारा 3 फेज 4 तार प्रणाली के स्टार संयोजित संतुलित एवं असंतुलित भार का शक्ति का मापन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है एक ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत पर आधारित है। आपको बताना है एक ट्रांसफार्मर होता है का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है। ऑप्शन ए रेडियो फ्रीक्वेंसी पर, ऑप्शन बी अन्योन्य विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, ऑप्शन सी एडी करंट पर, ऑप्शन डी फोटो विकिरण पर। तो आपको बताना है एक ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अन्योन्य विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह आधारित होता है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन होती है। आपको ध्यान रखना है ट्रांसफार्मर क्या होती है, यह एक स्टैटिक मशीन होती है जो प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज के समान आवृत्ति पर परिवर्तित करता है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी का मान समान रहता है तथा वोल्टेज को बदलता है। अर्थात ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टता वाली प्रबल प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को उच्च वोल्टता की निर्बल धारा में अथवा उच्च वोल्टता की निर्बल धारा को निम्न वोल्टता वाली प्रबल विद्युत धारा में समान आवृत्ति पर परिवर्तित करता है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी समान रहती है तथा वोल्टेज तथा धारा का मान बदलता रहता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोटर चालक को ले जाने के लिए समांतर स्लॉट के साथ एक बेलनाकार परतदार कोर के रोटर किस प्रकार के होते हैं। आपको बताना है रोटर चालक को
ले जाने के लिए समांतर स्लॉट के साथ एक बेलनाकार परतदार कोर के रोटर के किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए स्क्विरल केज रोटर होते हैं, ऑप्शन बी BLDC रोटर होते हैं, ऑप्शन सी PMMC रोटर होते हैं, ऑप्शन डी DC रोटर होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्क्विरल केज रोटर या स्क्विरल केज रोटर प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीसी मशीन के किस भाग में सबसे अधिक एडी करंट क्षति होती है? आपको बताना है डीसी मशीन के किस भाग में सबसे अधिक एडी करंट क्षति होती है। ऑप्शन ए क्षेत्रपोल में होती है, ऑप्शन बी कम्यूटेटिंग में होती है, ऑप्शन सी आर्मेचर में होती है, ऑप्शन डी योक में होती है। तो आपको बताना है डीसी मशीन के किस भाग में सबसे अधिक एडी करंट क्षति होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्मेचर। इसके आर्मेचर में सबसे अधिक एडी करंट क्षति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डीसी मशीन के आर्मेचर भाग में सबसे अधिक एडी करंट क्षति होती है। डीसी मशीन के घूर्णन करने वाला भाग आर्मेचर होता है तथा इसका आकार कैसा होता है? बेलनाकार ड्रम के जैसा होता है तथा जिसके कारण इसमें एडी क्षति सबसे अधिक होती है। आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड सिलिकॉन पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड सिलिकॉन के पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है तथा पत्तियों के लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है? 0.35 mm से 0.50 mm तक इसकी मोटाई होती है। एडी करंट क्षति को ही आर्मेचर कोर को लेमिनेट करके कम किया जा सकता है, इसलिए इसको लेमिनेटेड किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केबल में इंटरशीथ का उपयोग के लिए किया जाता है। आपको बताना है केबल में इंटरशीथ का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए उचित तनाव वितरण के लिए, ऑप्शन बी नमी से केबलों की रक्षा के लिए, ऑप्शन सी तनाव कम करने के लिए, ऑप्शन डी केबलों के इंसुलेशन में सुधार के लिए। तो आपको बताना है केबल में इंटरशीथ का उपयोग किसके लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको ध्यान रखना है उचित तनाव वितरण के लिए केबल में इंटरशीथ का उपयोग उचित तनाव वितरण के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यदि आपको बताना है अगला क्वेश्चन हमारा, यदि वोल्टेज को एसी मेंस के खुले स्विच के एक्रॉस मापा जाता है तो मीटर पड़ेगा। आपको बताना है यदि वोल्टेज को एसी मेन के खुले स्विच के एक्रॉस मापा जाता है तो मीटर पड़ेगा। ऑप्शन ए 0 वोल्टेज, ऑप्शन बी 110 वोल्टेज, ऑप्शन सी 230 वोल्टेज, ऑप्शन डी 10 वोल्टेज। तो आपको बताना है यदि वोल्टेज को एसी मेंस के खुले स्विच के एक्रॉस मापा जाता है तो मीटर क्या पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी या 230 वोल्टेज पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आमतौर पर एसी मेंस पर सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्टेज होता है। आपको ध्यान रखना है आमतौर पर एसी मेंस पर सप्लाई वोल्टेज कितना होता है? 230 वोल्टेज होता है। एसी मेंस के खुले स्विच में एक्रॉस सप्लाई वोल्टेज प्राप्त होता है। यदि हम वोल्टेज को मापते हैं तो वोल्टमीटर 230 वोल्टेज पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, BH वक्र में H क्या दर्शाता है? आपको बताना BH वक्र होता है उसमें H दर्शाता क्या है। ऑप्शन ए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व दर्शाता है, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दर्शाता है, ऑप्शन सी चुंबकीय फ्लक्स दर्शाता है, ऑप्शन डी रिलक्टेंस या प्रतिस्तंभ दर्शाता है। तो आपको बताना है BH वक्र में H क्या दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को यह दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और बी जो कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को दर्शाता है। बी क्या दर्शाता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को दर्शाता है तथा H चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। BH वक्र में H मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को दर्शाता है तथा किसी चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रेरण अर्थात फ्लक्स घनत्व B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के बीच खींचे गए वक्र को उस पदार्थ का चुंबक वक्र या BH वक्र कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है B होता है जो कि फ्लक्स घनत्व तथा H चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक इलेक्ट्रिक आयरन के तापमान को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपको बताना है एक इलेक्ट्रिक आयरन के तापमान को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्रतिरोध तापमान सूचक, ऑप्शन बी थर्मोकपल, ऑप्शन सी थर्मिस्टर, ऑप्शन डी द्विधात्विक पद्धति। तो आपको बताना है एक इलेक्ट्रिक आयरन के तापमान को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बायोमेटेलिक स्ट्रिप या द्विधात्विक पत्ती का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिचार्जेबल शुष्क सेल नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से कौन सा एक रिचार्जेबल यानी कि वो रिचार्ज नहीं हो सकता है, वह कौन सा सेल नहीं है। ऑप्शन ए लिथियम आयन सेल, ऑप्शन बी क्षारीय सेल, ऑप्शन सी निकल कैडमियम सेल, ऑप्शन डी निकल मेटल हाइड्रोक्साइड। तो आपको बताना है वह कौन सा सेल है जो कि एक रिचार्जेबल नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्षारीय सेल। क्षारीय सेल जो कि रिचार्जेबल नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है एक क्षारीय सेल या एल्केलाइन रिचार्जेबल नहीं होते हैं। रिचार्जेबल ड्राई सेल जो कि यानी कि रिचार्ज होते हैं। रिचार्जेबल ड्राई सेल वे सेल होते हैं जिन्हें रिचार्ज हो जाने पर पुनः चार्ज कर
उपयोग में लेते हैं तथा जिन्हें डिस्चार्ज हो जाने पर पुनः चार्ज किया जाता है तथा उन्हें काम में लेते हैं। लिथियम आयन सेल, निकल कैडमियम सेल, निकल मेटल हाइड्रोक्साइड सेल रिचार्जेबल ड्राई सेल हैं, जबकि सारे सेल रिचार्जेबल सेल नहीं होते हैं। आपको ध्यान रखना है, जो कि सारे सेल होते हैं वह उन्हें रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिज मापन में तापमान नियंत्रण की आवश्यकता होती है क्योंकि तापमान में अंतर के कारण अंतर होगा। आपको बताना है ब्रिज मापन में तापमान नियंत्रण की आवश्यकता होती है क्योंकि तापमान में अंतर के कारण किसमें अंतर होता है। ऑप्शन ए प्रतिरोध में अंतर होता है, ऑप्शन बी धारिता में अंतर होता है, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी में अंतर होता है, ऑप्शन डी प्रेरकत्व में अंतर होता है। तो आपको बताना है ब्रिज मापन में तापमान नियंत्रण की आवश्यकता होती है क्योंकि तापमान में अंतर के कारण किसमें अंतर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। प्रतिरोध में तापमान नियंत्रण की आवश्यकता होती है, नहीं तो इसमें प्रतिरोध में अंतर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ब्रिज मापन में तापमान नियंत्रण करना आवश्यक होता है क्योंकि तापमान में परिवर्तन होने से परिपथ में लगे प्रतिरोधों के मानों में परिवर्तन होता है, जिससे मापन में गंभीर त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। इसी के साथ आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर लेना तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तथा लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। यदि हमारी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तथा बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच सके। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।